Hi everyone, Sidra, Uneep and Anvi, आवाज आ रही है सबको? Can you hear me? All of you? Okay, very good. हाँ उनीप, क्या चल रहा है? कैसी चल रही है तैयारी? सिद्रा बेटा, या तो आई होप सभी के समझ में आ रहा है। और अपन बात कर रहे थे VACPR थ्योरी की। ठीक है, लास्ट टाइम अपन ने जाते जाते ये सारी चीजें देखी थी। मैं जल्दी से क्विक रिकैप करता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि एक तो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन बताई थी। आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करोगे? कितने बॉन्ड बनाने हैं उससे चेक करोगे हाइब्रिडाइजेशन, कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर गिन लो आप। ठीक है, पाई बॉन्ड अलग से नहीं गिनोगे क्योंकि पाई बॉन्ड आपके सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनते हैं। तो आप सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, लोन पेयर काउंट कर लो, और जो उनका टोटल नंबर है वो आपको हाइब्रिडाइजेशन की जानकारी दे देगा। अगर जैसे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आपके टोटल एक एटम पर दो हैं, एक के एटम पर सेंट्रल एटम पर दो हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तीन है तो sp2 होगा, चार है तो sp3 होगा, पांच है तो sp3d होगा, छह है तो आपका sp3d2, और सात है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर सारे बॉन्ड ही हैं तो ये आइडियल ज्योमेट्रीज कहलाएंगे कि सारे बॉन्ड में बराबर बराबर रिपल्शन होता है। जैसे कि अगर दो जने हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, तो दो जने कैसे रिपल्शन को मिनिमम कर सकते हैं VACPR थ्योरी के हिसाब से, कि दो जने अपोजिट रहे अनवी और सिद्रा। अगर तीन जने हैं तो तीन जने कैसे रहेंगे? तीन जने प्लेन में 120 डिग्री पे रहेंगे। और उन्हीं चार जने अगर हैं तो कैसे रहेंगे? दे विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। पांच जने हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, जैसा कि दिख रहा है आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो तरह के बॉन्ड्स हैं आपके। एक तो एक्सियल बॉन्ड्स हैं जो थोड़े लेंथ ज्यादा होती है, और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड है जिनके बीच का एंगल 120 डिग्रीज है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेन क्योंकि अर्थ पे इक्वेटर होती है, आप जानते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से SF6 के बाद अपन ने देखा था IF7। ठीक है, सात जने हैं और सात जनों में पेंटागनल बाइपिरामिडल है। SF6 का ऑक्टाहेड्रल था, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री थे। ये पेंटागनल बाइपिरामिडल है। What do you mean by pentagonal bipyramidal? ठीक है, there are seven groups attached to iodine, seven sigma bond. The hybridization is going to be sp3d3 because there are seven groups. So you require one s orbital. ठीक है, you require 3p orbitals. ठीक है, and you require 3d orbitals in order to have seven hybrid atomic orbitals. Anshika, good evening and welcome to the class. Good evening, sir. हाँ, तो जस्ट कोई रिकैप कर रहे हैं। फिर अपन ने ये देखा था कि ये तो आइडियल ज्योमेट्रीज हैं जो कि आपकी लीनियर, ट्राइगोनल प्लानर, टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और आपकी पेंटागनल बाइपिरामिडल हो सकती है। लेकिन फिर अपन ने ये भी देखा कि हमेशा ऐसे आइडियल ज्योमेट्रीज नहीं रहेंगी। मान लीजिए सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर आ जाते हैं तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा लगाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन डिसाइड करके लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, जो कि ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। वी विल डिसाइड द चेंज इन बॉन्ड एंगल वैल्यूज। तो अपन ने ये देखा। ठीक है, ये सब अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। इसमें कोई डाउट है? अनवी, सिद्रा, पुनीत, थोड़ा बात करो जल्दी से। अंशिका? No, sir. ठीक है, ओके, वेरी गुड। कोई शेप में आप लोन पेयर अकाउंट में नहीं लेते, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सरे में शेप में लोन पेयर नहीं दिखेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको क्या दिखेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरे के अंदर आपको दिखता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को ज्वाइन करके जो शेप आ रहा है वही बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने ये सब देखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर सकते। यही समझ गए? और फिर अपन ने, मैंने आपको दिया था XCF6 लास्ट क्लास में।
तो XCF6 देखो, ये गलतियां कई बार होती हैं जल्दी जल्दी में। पास्ट इतने ईयर्स तक मैं देखता आ रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन कराता हूँ कि पूछता हूँ XCF6 और SF6 एक जैसे हैं क्या, है ना। तो अपन क्या करते हैं, देखो देखो, यहाँ पे भी 6 फ्लोरीन एटम है, यहाँ पे भी 6 फ्लोरीन एटम है, अपन जल्दी से बोल देते हैं हाँ एक जैसे हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन पूछने वाले ने एक चीज आपको नहीं बताई, वो आपसे छिपी भी है, लेकिन वो दैट इज योर ड्यूटी टू चेक दैट थिंग, एंड दैट इज द टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। आपको ये चेक करना है कि कोई लोन पेयर तो नहीं है, क्योंकि बॉन्ड पेयर तो पता लग जाता है, क्योंकि 6 फ्लोरीन एटम है तो बॉन्ड पेयर तो आपको मालूम चल जाएंगे, लेकिन आपको लोन पेयर मालूम नहीं चलेंगे। तो SF6 तो कैसा होगा, 6 जने ही हैं टोटल। देर इज नो लोन पेयर अंशिका, क्योंकि सल्फर क्या होता है, हेक्सावेलेंट होता है, कोई लोन पेयर है नहीं यहाँ पर, बस दैट्स इट। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट XCF6? तो XCF6 में आप क्या करो, मेरी बात ध्यान से सुनिए सब लोग। व्हाट यू कैन डू इज, आप एक रफ लुइस डॉट डायग्राम बना सकते हैं। जैसे जिनॉन है, जिनॉन पे उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, क्योंकि नोबल गैस है ना। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आई रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन फॉर ईच फ्लोरीन टू फॉर्म अ बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, तो एक एक बॉन्ड से का इलेक्ट्रॉन काम में लेंगे अपन, और उससे ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो सिमिलरली आई हैव कंज्यूम्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन xenon, और इससे मेरे को मिल गया XCF6, दिख रहा है आपको। और इसके बाद ये भी दिख रहा है, जो उस स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा था, कि यहाँ पे एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है। तो टोटल यहाँ पे कितने जने हैं अनवी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिलाकर? हम्म, यहाँ पे है 7, समझ आ रहा सर है? 7। हाँ, बॉन्ड पेयर तो है 6 और लोन पेयर है 1। ठीक है, 7 ग्रुप्स ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 7 की आइडियल ज्योमेट्री क्या होती थी? 7 की आइडियल ज्योमेट्री होती थी अपनी पेंटागनल बाइपिरामिडल, जो IF7 में थी। अब उसमें लोन पेयर रखोगे तो बड़ा ही अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा अपन को मॉडिफाई करना है। इसमें XCF6 में जो लोन पेयर होता है, वो एक्चुअली एक से ऑक्टाहेड्रल रख के बीच में से निकालिएगा इसको, तो ये कहलाता है आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ आया? दिस इज नोन एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझे कि नहीं समझे अनवी? याद रहेगा गैस फेज में। ठीक है, कोई पूछता है कि सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो सॉलिड स्टेट में ये आयंस में बदल जाते हैं, और वो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से आयंस बनते हैं। तो ये तो है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जिसका क्योंकि 7 जने हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, गैस फेज में ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जब अकेले अकेले XCF6 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये है आपकी कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल sp3d3। ठीक है, ये सारी इसकी बातें हो गई। सॉलिड फेज में कैसा होगा, XCF6 इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में जनरली क्या होता है, आयंस बन जाते हैं, है ना। वो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि कौन कौन से आयंस हैं। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, XCF5 प्लस और F-। तो F- का तो कोई शेप ज्योमेट्री होगा नहीं, क्योंकि वो तो मोनोएटॉमिक आयन है। XCF5 प्लस का जरूर देख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि XCF6 की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में सीधा आप इसके बारे में बात करेंगे। ये समझ में आ गया? इज इट क्लियर? सिद्रा उन्हीं समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ बच्चों। हम्म,
ठीक है, तो XeF5+, अब XeF5+ में क्या होगा, कैसे होगा, वही मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रक्चर्स बहुत सारे आ जाएंगे। आपका अब सिर्फ एक काम है, आप ऐसा कीजिए कि सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो जेनॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी 8, दे विल बी 7। एक इलेक्ट्रॉन आप कम कर दीजिए, ठीक है, Xe+ पर। ठीक है, सबसे पहला तो ये काम करना है। और क्योंकि यहाँ पे 5 फ्लोरीन 6 थे, एक जना F- अलग से एनायन बन गया, तो ये 5 ही फ्लोरीन मेरे को लगाने हैं। तो यहाँ पे 5 फ्लोरीन, हर फ्लोरीन एटम is going to pair with the 1 electron of xenon। ठीक है, तो that's how I have bonded or paired these 5 electrons with the 5 unpaired electrons of fluorine। Now I am left with one lone pair। Just count the total number of lone pair and sigma bonds on the central atom, and they will be 5 + 1 6। ठीक है, एंड 6 का आइडियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फॉर 6 group of electrons on the valence shell on the present on the central atom simultaneously। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा इसका शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन कैसे आने वाला है, जेनॉन है। ठीक है, जेनॉन, तो आइडियल ज्योमेट्री अपन देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ऐसा था। ऑक्टाहेड्रल में एक जने को आप बॉन्ड नहीं है, क्योंकि अपने पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर का तो आप ऐसा हो जाएगा। समझ आया, तो ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल बनते बनते रह गया, अब ऑक्टाहेड्रल नहीं बना है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में ये तो कैटायन है पूरा, और ये एनायन है, ऐसे रहता है। समझ आया कि नहीं आया अनवी, कोई डाउट इसमें? ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर पिरामिडल है, एक्चुअली इसको हाईलाइट करके देखो तो स्क्वायर पिरामिडल है। अनवी से तरह समझ में आया? यस सर। कोई डाउट इसमें? सिद्रा, अंशिका, पुनीत? नो सर। तो इस तरह से आते हैं, जैसे PCl5 जो होता है सॉलिड स्टेट में, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लिख लो आप लोग, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। N2O5, N2O5 जो होगा सॉलिड स्टेट में आपका ऐसे बन जाएगा NO2+ और NO3-, है ना। तो ये तो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2। ठीक है, ये पूछा था सॉलिड स्टेट में, लेकिन ये जो पूछा जाएगा स्कूल के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ही पूछा जाएगा। PCl5 का बड़ा ही फेमस है। अलविया, वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग बेटा। PCl5 अपने हाइब्रिडाइजेशन पिछली क्लास में देखा था, आपको याद होगा, जो कि होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 जने हैं ना, तो 3 जने तो प्लेन में फैन की तरह होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, 3 जने इक्वेटोरियल, एक और 2 एक्सियल। और PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl5 क्या होता है, सॉलिड स्टेट में कैटायन एनायन बन जाते हैं, एक Cl निकाल के दूसरे को दे देता है। तो कैटायन तो बनता है PCl4+, और जो एनायन बनता है वो बनता है PCl6-। समझ आ गया, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा sp3d2। तो कई बार हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली आपसे, बजाय आपसे डायरेक्ट कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन पूछने के बजाय आपसे इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में जो केटायन एनायन बने उनका ध्यान रखना। समझ आ रहा है? और तो आपको मालूम पड़ जाएगा ऑक्टाहेड्रल है ये। अच्छा, PCl4+, ठीक है, ये कैसा होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, इसमें 4 जने हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, मुझे ध्यान है लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ही ध्यान रहेगा उन्हीं कि ये 4 जने हैं, 4 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर होता ना सेंट्रल एटम पे तो 5 जने माने जाते। लोन पेयर जनरली क्या होता है, दिखता नहीं है अपन को, मतलब क्वेश्चन पूछने वाले डेलिबरेटली आपसे लोन पेयर छिपा के पूछते हैं, और आप सिर्फ एटम गिन के ग्रुप्स गिन लेते हो और उस बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन दे देते हो, तो आपका आंसर गलत आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है अपन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो टेट्राहेड्रल होगा। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या कोई डाउट है या नहीं है? जो कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से बताओ। हाँ बच्चों, यस कम ऑन।
जल्दी बताओ। हाँ, आई होप सभी के समझ में आ गया है। ठीक है, वेरी गुड। अलविया समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो अपन अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये अपन ने VSEPR थ्योरी देखा। अगर इसमें एक और बात है, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी बॉन्ड एंगल अफेक्ट हो जाता है। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जैसे NH3 और PH3, ASH3, SbH3, ठीक है, तो NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे अधिक रहेगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, सेंट्रल एटम बड़ा भी होता जा रहा है। आप ये देखिए, नाइट्रोजन बहुत छोटा है, ठीक है, फॉस्फोरस बड़ा है, आर्सेनिक और भी बड़ा है, और एंटीमनी और भी बड़ा है। ठीक है, जैसे जैसे सेंट्रल एटम बड़ा होता जाता है, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगे जो कि सेम है, तीनों हाइड्रोजन ही है, ये अपने आप दूर होते जाएंगे। क्यों? सब्स्टिट्यूएंट वही है ना, लेकिन अपने आप बीच में एटम बड़ा होने के कारण ये दूर होते जाएंगे, और अगर ये दूर होते जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन अपने आप कम होता जाएगा। वही तीन सब्स्टिट्यूएंट जब बड़े एटम पे लगे होंगे, जैसे एंटीमनी और आर्सेनिक पे, तो वो बहुत दूर दूर होंगे, तो रिपल्शन कम होगा, तो जिससे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबके? इज इट क्लियर? ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो है आपका सबसे ज्यादा NH3 का है। ठीक है, फिर आपका PH3 का है, फिर SH3 का है। ये समझ में आया? तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। वो तो इंक्रीज होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि शेल बड़ा होता है। ठीक है, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और रिपल्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती जा रही है, नीचे उतरने पे कम होती जा रही है, और रिपल्शन कम होता जाएगा। रिपल्शन डिक्रीजेस और बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? सिद्रा, अलविया, जल्दी से बताओ, कोई डाउट इसमें? कौन बताएगा मेरे को? डाउट पूछना भी अच्छी बात होती है ना? इट इज नॉट अ बैड हैबिट, इट इज अ गुड हैबिट कि यू कीप ऑन आस्किंग डाउट्स। आपके डाउट्स आप हाथों हाथ क्लियर कर लेते हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, है ना? तो अपने तक रखने पे, डाउट अपने पास ही रखने में कोई फायदा नहीं है। कोई डाउट है तो मेरे साथ जरूर शेयर करो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया ये सबको? क्लियर? फिर आपकी अगली चीज जो आती है, आगे अपन स्टार्ट करते हैं मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता ही आता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी आएगा। समझ गए पुनीत, अलविया? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई? जब अपने पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस लिए? कोई आइडिया अंशिका इसके बारे में? अनवी? हम्म, एनी आइडिया अबाउट MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या जरूरत पड़ी। MOT अपन को क्या बता रही है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल जो होता है, it is attracted in the magnetic field, it is paramagnetic।
अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक, और ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं अपन पैरामैग्नेटिक। ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। और इसमें क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है उसमें। अगर पेयर हो जाते हैं अंशिका तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। क्लियर। सर अगर अब बॉन्ड टूट जाए अपन तो? इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। बॉन्ड टूट जाए तो फिर बेटा वो तो एटम हो जाता है, वो तो एटॉमिक ऑक्सीजन होगी, तो वो तो होगी होगी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मॉलिक्यूल कैसे पैरामैग्नेटिक है ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर बॉन्ड टूट जाते हैं तब तो वो आपका, मतलब मैं नॉर्मल हीट करके तो टूटेंगे, तो फिर हो सकता है कि वो उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाए। बिल्कुल सही बात सोच रहे हो आप, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल ऑक्सीजन की। नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, तो इससे ये मतलब निकलता है कि पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक कौन होता है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है आपके कहाँ है? ठीक है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो मैग्नेटिक कैरेक्टर से पता लग रहा है। अब वीबीटी से बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ऑक्सीजन में उन्हीं अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? जैसे ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर है, पेयर्ड, और ये भी लोन पेयर है। ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसका एक बॉन्डेड, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पेयर हो गए, और ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें अंशिका, अलविया, उन्हीं कहाँ पर है? दिख रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको, किसी को मालूम चल रहा है? अनवी बताओ। यस सर। अनपेड, अनपेड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन कहीं है यहाँ पर? यस सर। कहाँ पर है बताओ? सर ऊपर और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के। ये तो बेटा पेयर है, लोन पेयर। सर कोई नहीं है। हाँ ये तो लोन पेयर है बेटा। लोन पेयर मतलब लोन पेयर में इस तरह से होगा, ऐसे सोच लो। ये पेयर होता है ना, समझ गए? ये भी पेयर है। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी पेयर में रहेंगे। समझ आया बेटा? ये भी पेयर में रहेंगे। ठीक है, उन्हीं, तो सभी पेयर्ड है। अब जब सभी पेयर्ड हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? कहीं है ही अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। एक्सपेरिमेंट तो बोल रहा है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि पैरामैग्नेटिक है। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो समझ में आ नहीं रहा है कि कहाँ पर है। तो एक वीबीटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है कि वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो वीबीटी इसको समझा ही नहीं पाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो ये कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। वैलेंस शेल के अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के ओवरलैप करके, दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, और
बॉन्ड बन जाएगा इससे ओवरलैपिंग से, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे। एमओटी से देखते हैं अपन, एमओटी। अब एमओटी में तो इसमें पता लग जाता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एमओटी में क्या होता है, अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं मॉलिक्यूल का, जैसे O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका, ये ऐसे लिखा जाता है। ये अभी बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, सिग्मा 1s। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये बताता हूँ इसका मीनिंग सबका, आप लिख लो अभी तो। सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2p, पाई 2p बराबर एनर्जी के हैं, तो मैं इनको साथ साथ लिख रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इसमें, और पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये पता लग जाता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन के कारण ही ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। समझ गए। तो अभी क्यों है पैरामैग्नेटिक, ये समझ में आ नहीं रहा था अपने। अब यहाँ पे ये तो देखना है अपन को डिटेल में भी कि क्या है अरेंजमेंट, लेकिन इससे ये तो मालूम पड़ गया कि पैरामैग्नेटिक होगा। समझ गए, ठीक है। ये हालांकि समझ में ना आया हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए वी हैव टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड by constructive and destructive overlapping of atomic orbitals of the atoms present in the molecule. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में रखे जाते हैं, जिनको अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके एटॉमिक ऑर्बिटल जो 2 एटम है, जैसे यहाँ पे तो ऑक्सीजन एटम थे, उनसे बनाए जाते हैं, है ना। तो जैसे, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम लिया अपन ने, हाइड्रोजन एटम जो है ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसका वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी थी, याद कीजिए आप लोग, ये 1s ऑर्बिटल है, ऐसे सोचिए। अब इसका वेव मान लो ऐसे, एम्पलीट्यूड इसका पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होगा, जानते हैं अपन लोग, ठीक है। मैटर का वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन का वेव है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर ओरिजिन पर, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के दोनों ओर, क्योंकि न्यूक्लियस पे कुछ वेव फंक्शन की वैल्यू है, और ये न्यूक्लियस से दूर जाते जाते कम होती जा रही है। उन्हीं को समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू है वेव फंक्शन की। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन एटम लेते हैं अपन, ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन 1s में है, उसका भी वेव फंक्शन जो है आप ऐसे लिख देंगे। ये इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये 2 एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जब वो मॉलिक्यूल नहीं बने थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर वो मॉलिक्यूल बन गए, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, याद कीजिए अपन ने वीबीटी का डिस्कशन भी हाइड्रोजन एटम से किया था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने से किया था। अपन ने देखा था कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आते हैं, इनके बीच में कॉमन ओवरलैपिंग जोन क्रिएट हो जाता है, जिससे बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे भी आप देखिए कि अपन ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ही डिस्कशन स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात मैं और बोल रहा हूँ कि यहाँ 2 हाइड्रोजन
एटम है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं, तो इनके दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। इनके वेव फंक्शंस मैंने प्लॉट किए हैं, है ना। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़कर, ये दो एटम के ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ए ओ लिख रहा हूं मैं, ए ओ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़कर कंबाइन होकर दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। एक तो इनके, ये दोनों सुपर इम्पोज कराओ, पॉजिटिव वे में ऐड कर दो इनको। ऐड करने का मतलब दोनों को पास पास लेके आओ, पास पास लेके आओ, और दोनों की जो वेव है, ठीक है, वो जुड़ जाएगी आपस में, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूक्लियस था, ये दूसरा न्यूक्लियस था, दोनों अलग अलग स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज थी, वेव थी। अब जोड़ने के बाद आपका ये हो गया इस तरह से, ऐसे एलिप्सॉइड जैसा वेव फंक्शन बन गया है। मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन है ये, जो दोनों के जोड़ने से बना है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एडिशन से जो बना। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल बनाते वक्त दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। उसमें से एक तो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये समझ आया सबके? कोई डाउट इसमें? अनवी, सिद्रा बताओ, सिद्रा, अलविया, सुनीत। ये दो न्यूक्लियस है। तो वेव की प्रॉपर्टी होती है ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। मैं वेव की बात क्यों करने लग गया एकदम से? क्योंकि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वेव्स है, तो ये तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बना। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का मतलब आता है कि दोनों वेव आए, दोनों वेव टकराते वक्त दोनों के एम्पलीट्यूड एक जैसे हों, दोनों के क्रेस्ट हो, तो क्या होगा, नई वेव जो बनेगी, दोनों के क्रेस्ट की एनर्जी जुड़ के नया बड़ा वेव बनेगा, जिसका क्रेस्ट और भी ज्यादा ऊंचा होगा पुरानी वेव के मुकाबले। समझ आया? इसको अपन कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट क्लास 12th में पढ़ेंगे, फिजिक्स में, अपने मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आप लोग, हो सकता है कि अगर इफ यू गो टू सम कॉलेज तो देयर यू विल डू इट आल्सो, जैसे मैंने किया था अपने आईआईटी बॉम्बे में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो आप ये देखिए कि दो वेव जो होगी उसमें आके जुड़ जाएगी, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से नई जो वेव बनेगी दैट विल बी मोर इन एनर्जी, और बड़ा एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ पे ये, यही बात आप इस पे सोचिए कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव है, अगर इनका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है तो ये ज्वाइन हो जाती हैं वेव्स। और देखिए आप यहाँ पे, ये तो एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, बीच में कोई गैप नहीं है ना। तो वेव ज्वाइन हो गई है, ज्वाइन होके और ज्यादा वैल्यू हो गई है इनकी। लेकिन अगर आपकी दो वेव्स है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, दो एटम की, ठीक है, उसको आप ओवरलैप करा रहे हो, तो दोनों वेव जो है आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज का ये मतलब है कि एक वेव का तो क्रेस्ट है, दूसरी का ट्रफ है, ऐसे मानिए, या दोनों को घटा दो, मान लीजिए ऐसे करके, एक को प्लस मानता हूँ, एक को वेव को माइनस मानता हूँ, ठीक है। तो एक वेव में ऐसे लिख देता हूँ 1s की, ठीक है। दूसरी वेव में ऐसे नीचे बनाता हूँ नेगेटिव। तो जब दोनों वेव जुड़ेगी
तो क्या होगा, दोनों जब वेव्स ज्वाइन होंगी तो बीच में आपको एक जीरो वैल्यू वाला पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो है। ये नया वेव फंक्शन जो बना है ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बना है, मतलब दो वेव की कैंसिलेशन से बना है ना। इसको कहते हैं अपन डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे हाइड्रोजन एटम के, दोनों से आपने को ओवरलैप करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। एक आपने कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से दोनों वेव्स को ज्वाइन करके बनाया, जिसमें दोनों वेव मिल गई, ऐड हो गई। कंस्ट्रक्टिव मतलब एडिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एडिंग ऑफ वेव्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। नई वेव जो बनी वो ज्वाइन होके बनी है, देखो यहाँ पे कोई गैप नहीं है बीच में, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंबाइन हो गई दोनों की। इससे बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, इसमें बीच में कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आप बनाएंगे इन दोनों दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सॉरी आप बनाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, कि इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इनकी वेव के साइन अलग अलग दिखा सकते हो, एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ दिखा सकते हो, इसे प्लस ये माइनस। जब दोनों का ओवरलैप कराओगे तो ऐसी वेव क्या है बीच में से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो देखो यहाँ पे नोड आ गया, ये नोडल प्लेन है। ठीक है, और ये देखिए वेव के एक एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर की वेव जैसे क्रेस्ट है, तो इधर का चारों ओर का वेव आपका ट्रफ है। ये प्लस और माइनस साइन चार्जेस नहीं है, चार्जेस तो इलेक्ट्रॉन का हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव। अगर वेव ऐसे ऊपर है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो क्रेस्ट है, नीचे है तो वो ट्रफ है। जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू जीरो हो गई, जीरो हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, नोडल प्लेन आ गया। तो इस तरह से जितने भी आपके एटम हैं, दो दो एटम हैं, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल को अपन एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और उससे अपन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनने वाला एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग एमओ ये समझ में आया। अनवी, पुनीत, हाँ अलविया, तो ए बी एमओ। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनता है, एंटी बॉन्डिंग जो है वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनता है। लिख लेना, फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंस्ट्रक्टिव मतलब एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर। इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के कारण बढ़ जाती है बीच वाले हिस्से में। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is increased. In the internuclear region,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो बीच में दोनों की वेव एक साथ ऐड होकर बड़ी वेव बन जाती है और बीच में, आप ऐसे सोचो। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं अपन को, है ना, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग इज कैंसल्ड, क्योंकि इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन। इंटरन्यूक्लियर रीजन में कैंसिल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि कैंसिलेशन से बनते हैं, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एडिशन से, एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव के एडिशन से बना है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बना है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच वाले हिस्से में और बढ़ गई है, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में से चली ही गई, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैंसिल। ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे जो मैंने हाइड्रोजन के बनाए 1s 1s, इस बॉन्डिंग को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जैसे, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, एक्सियल कंस्ट्रक्टिव एक्सियल डिस्ट्रक्टिव, तो ये सिग्मा 1s कहलाता है। समझ आया? बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक्सियल ओवरलैप हुआ है 1s 1s का, तो सिग्मा 1s कहलाएगा, और ये सिग्मा स्टार 1s कहलाएगा। एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लगाते हैं आप, ऐसा होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, मॉलिक्यूल में इनकी बात छोड़ देना आप, मॉलिक्यूल में इनकी बात करना। दोनों मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है, एक बॉन्डिंग है जो कि स्टेबल है, लोअर एनर्जी का है, एक एंटी बॉन्डिंग है जो कि अनस्टेबल है, हायर एनर्जी का है, ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, जैसे कैंसिलेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्डिंग में जो है आपका, बॉन्डिंग एमओ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, देयर इज नो नोडल प्लेन परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जबकि यहाँ पे एक नोडल प्लेन इज प्रेजेंट। जबकि दूसरे केस में देखें अपन यहाँ पर कि देयर इज अ नोडल प्लेन प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के कारण। नोडल प्लेन जहाँ पे, एक ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैंसिल हो जाती है ना, और उसके क्यों कैंसिल जीरो हो जाती है? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुआ, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस प्लेन के बदले उसके दोनों ओर मिलती है ना। A nodal plane present perpendicular to the internuclear axis। ठीक है, समझ आ गया सभी के? कोई डाउट इसमें? अनवी, सिद्रा, अंशिका, उन्हीं बताओ जल्दी से। अलविया बोलो बेटा। नो सर। ठीक है, तो ये नोडल प्लेन आ जाता है। अब जैसे अपन कुछ और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, उससे देख लेते हैं। अच्छा, सवाल में क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दी होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को देखना है। जैसे 1s के तो मैंने बना लिए, है ना, तो वो जो बॉन्डिंग एमओ होगा वो तो इलिप्स जैसा एक्स जैसा दिखेगा, एक्स जैसा शेप आ गया ना उसका, और बीच में से वो एंटी बॉन्डिंग एमओ कैंसिल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा, समझ में आ गया होगा आपके। दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पर इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे। आपने बॉन्डिंग एमओ और एंटी बॉन्डिंग एमओ बना तो लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्या रूल है इनमें। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में अपन इलेक्ट्रॉन भरते थे, याद होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलता था अपन को एटम्स का। यहाँ पर भी अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहाँ से आए, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से आए, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। और अगर अपन उनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, किस रूल से भरेंगे, तो यहाँ पे एक जो बात है वो ये है, अच्छी बात ये है कि जो रूल है वो आपके बिल्कुल वही है जो आपने एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़े थे, ऑप्पो प्रिंसिपल, हुन्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से उनमें इलेक्ट्रॉन भरोगे। हर एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं जो बराबर एनर्जी के हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं जो बराबर एनर्जी के हैं, उसमें उनको आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल करोगे, ठीक है, विद पैरेलल स्पिन। और एक बार सारे ऐसे इक्वल एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर भर जाते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन से, फिर उसमें पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के बिल्कुल वो के वही है, समझ आ गया। तो जैसे हाइड्रोजन के अंदर H2 मॉलिक्यूल लिखता हूं मैं, तो इसका जिस तरह से अपन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहे थे ना, आप लोगों ने किया था काफी सारे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक उसी तरह से आप मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता सकते हैं। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, है ना, तो यहाँ 2 भर दिए। अच्छा, H2 में टोटल है कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है H2 के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहाँ भर दिए। एंटी बॉन्डिंग जो है अभी एम्प्टी है, समझ आ रहा है। एंटी बॉन्डिंग में क्योंकि अपने पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं, बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से बढ़ोगे इलेक्ट्रॉन्स, और पहले बॉन्डिंग में फिर एंटी बॉन्डिंग में, समझ आ गया। तो यहाँ H2 में एंटी बॉन्डिंग खाली रह गई। दूसरी बात ये आती है ना, कौन कौन से रूल से अपन बढ़ते हैं, लिख लीजिए। एक तो पॉइंट लिखिए टोटल नंबर ऑफ एमओस, ये तो एमओ के रूल्स हैं। ऊपर वाले बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के रूल्स हैं। नीचे वाले लिखिए जनरल रूल है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनाने हैं अपन को, which are required to be formed of related to the molecule, will be equal to the total number of atomic orbitals involved in overlap, समझ गए। तो इन्वॉल्व ओवरलैप में अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, जैसे वो 1s से अभी अपन ने किया था, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, ये समझ में आया सबके। अगर आपके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं, 4 में से आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरी चीज, ये एमओ में इलेक्ट्रॉन अपन कैसे भर रहे हैं,
electrons are filled in molecular orbitals, वही रूल्स है। एज पर वही रूल ऑफ प्रिंसिपल। Hund's rule, Pauli's exclusion rules। और अभी जब अपन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अपन को साफ दिख जाएगा कि रूल कैसे अप्लाई हो रहे हैं, जैसे अपन ने एटॉमिक ऑर्बिटल में अप्लाई किए थे। यहाँ पे अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ने हैं, जैसे अपन ने हाइड्रोजन में भर दिए। अब क्या है, एक बात अपन को समझ में नहीं आ रही अभी भी, है ना, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीवीटी में तो अपन को दिखता था, या लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी दिखता था, अपन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन लिखते थे, दूसरा इलेक्ट्रॉन लिखते थे। आपने अपने 10th क्लास में भी खूब किया होगा, और ऐसे ओवरलैप करते थे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में दिख जाता था कि एक बॉन्ड आ रहा है, दिखता था कि नहीं दिखता था, एक बॉन्ड है, या अगर दो दो ओवरलैप होते थे तो दो बॉन्ड है ना। ये अपन को मालूम चल जाता था कितने बॉन्ड है। लेकिन यहाँ कुछ मालूम नहीं चल रहा कि कितने बॉन्ड है। अनवी, कुछ पता चल पा रहा है क्या कितने बॉन्ड है यहाँ पे? इससे पता चल पा रहा है क्या? इसकी बात कर रहा हूँ। सिद्रा? नहीं सर, सिर्फ हाँ पता चला कि सिग्मा बॉन्ड्स ही बनाए हैं। हाँ, ये तो कुछ सिग्मा जैसा पता चल रहा है, लेकिन यहाँ तो ये वीबीटी की थ्योरी थी। वीबीटी में जो अपन ने बॉन्ड बनाए थे, इससे तो दिख जाता है, देखो लाइनें खींचते थे अपन, दिखता है कि एक बॉन्ड बन रहा है ना। लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है ना, कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो ये बॉन्ड लेकिन बताना तो बहुत जरूरी है कि कितने बॉन्ड बने। और ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी थ्योरी में ऐसा लूपहोल नहीं होना चाहिए कि अगर आप वीबीटी से निकालो तो एक बॉन्ड आ रहा है, और एमओटी से निकाल रहे हो तो दो बॉन्ड आ रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। थ्योरी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ अपन बॉन्ड कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन है बात बहुत सिंपल सी कि इस बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड को अपन कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब है बच्चों, जल्दी से बताओ। बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? जैसे अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ, डबल बॉन्ड है तो 2 हुआ, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 हुआ, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालते हैं? देखिए, जो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं ना, देखिए यहाँ पर, वो तो बॉन्ड को स्टेबल बनाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, ठीक है। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग में चले गए वो बॉन्ड को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा होगी उनकी। और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबलाइजेशन कैसे होगा? समझ आया? अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबलाइजेशन नहीं हो सकता, अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबलाइजेशन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एमओ में है, बॉन्डिंग एमओ में गए इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन क्रिएट करेंगे, मॉलिक्यूल बनने में मदद करेंगे, बॉन्ड बनने में मदद करेंगे। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी बॉन्डिंग एमओ में गया, वो मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ा देगा बहुत, उसको नुकसान पहुंचाएगा एक तरह से, ऐसे सोचे अपन। और बॉन्ड को
कैंसिल करने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि वो बॉन्ड का जो बॉन्ड बनना है स्टेबलाइजेशन, तो जो स्टेबलाइजेशन हुआ था उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब बॉन्ड के नंबर को कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अपन बॉन्ड कितने बने, हर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ये तो आप जानते ही है ना, आपकी छोटी क्लासेस में 10th में आपने खूब ऐसे डॉट बनाए होंगे, 2 डॉट से एक बॉन्ड बनाते थे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग एमओ में गए माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी बॉन्डिंग एमओ में गए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग एमओ में गए वो तो बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ा रहे हैं, है ना, बॉन्ड बनने में मदद कर रहे हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग एमओ में गए, देखो यहाँ पर Na माइनस Na, वो बॉन्ड को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉन्ड को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। तो टोटल आपको डिफरेंस लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग एमओ में गए, जो एंटी बॉन्डिंग एमओ में गए, और डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना। तो दिस इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स। समझ आ गया? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? अलविया बताओ जरा बेटा, अलविया सिद्रा जल्दी बताओ, कैसे निकालूं मैं, मेरी मदद करो जल्दी से। अंशिका, पुनीत, अनवी, कौन हेल्प के लिए आएगा? कैसे निकालूंगा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, कितना आएगा हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर? पुनीत बताओ जरा। कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एमओ कितने हैं? ये बॉन्डिंग एमओ है 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ लिखा रहता है ऊपर नंबर, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 होता है। समझ आ रहा है? और बीबीटी भी यही कहती है 1 होता है, बहुत बढ़िया बात है ना, क्लियर? तो ये बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है, एक बात ये तो बड़ी सिंपल सी है, ये तो बीबीटी और एमओटी दोनों की कॉमन बात है, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड को तोड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबके? किसके समझ में नहीं आई? किसके आई? सिद्रा बेटा समझ में आ रहा है? पुनीत, अंशिका, अनवी, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, है ना। तो Yes, बॉन्ड sir. ऑर्डर बड़ी सिंपल सी चीज है, हाँ थोड़ा दिखने में थोड़ा फैंसी नेम है, मतलब कितने बॉन्ड है इफेक्टिवली ये है। बॉन्ड स्ट्रेंथ और या एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, डबल बॉन्ड छोटा होगा, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, बॉन्ड मजबूत हो जाता है ना, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसकी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से, ठीक है। लेकिन अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, अपन ये भी देखें। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज वैसे तो ठीक है, अपन 1 2 3 तो कॉमन है, लेकिन कई बार फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ सकती है। पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, ठीक है, होल नंबर। अगर कोई बोले कि बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, कोई ऐसा बोल दे आपको, या बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0, ठीक है, 0 बोल दिया है, नेगेटिव बोल दिया, इसका क्या मतलब है कि बॉन्ड कितने, 0 बॉन्ड है या नेगेटिव बॉन्ड्स है, नेगेटिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स, संभव है ये? ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं आया सबके? तो अगर कोई मेरे को बोल देता है कि नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर है, ये सब है ना, इसी तरह से कुछ करके, पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एमओ में जाते हैं,
है ना, और फिर एंटी बॉन्डिंग एमओ हो जाते हैं। तो नेगेटिव अगर कोई देता तो पहले बॉन्ड बनना चाहिए ना, लेकिन अगर मान लो इनका नंबर बराबर हो गया या एंटी बॉन्डिंग एमओ में किसी कारण से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर दिए किसी ने जान करके, तो फिर वो नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर मतलब नेगेटिव नंबर ऑफ बॉन्ड। नेगेटिव नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, बॉन्ड बनेगा मतलब मॉलिक्यूल टूट जाएगा, सर्वाइव ही नहीं करेगा, है ना। तो एज ए मॉलिक्यूल जो है दे विल ब्रेक, दे विल नॉट एग्जिस्ट। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, जो अपन काफी टाइम से आप लोग जानते हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि शो दैट, है ना, डायहीलियम डजंट एग्जिस्ट। ये शो करना है ना, डायहीलियम डजंट एग्जिस्ट, ये बताना है आपको, है ना। तो अपन पहले अभी तक बीबीटी में तो ये सोच के कह देते थे कि ये जो डाई हीलियम है, हीलियम जो है नोबल गैस है, तो नोबल गैस कंबाइन नहीं करता, इसका ड्यूप्लेट पूरा है ना, इसका शेल पूरा है, तो ये किसी से कंबाइन नहीं करेगा, दैट्स व्हाई डाई हीलियम मॉलिक्यूल इट विल नॉट फॉर्म द मॉलिक्यूल इनर्ट, है ना। लेकिन अब अपन थोड़ा और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो अपन को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि डाई हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं अनवी, है ना। डाई हीलियम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, तो यहाँ पे हुआ सिग्मा 1s, बिल्कुल, क्योंकि हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उन्हीं क्या होता है, 1s होता है, 1s2, है ना। और दूसरे हीलियम एटम का भी 1s2 होगा, 1s ओवरलैप करेंगे, और एक तो बॉन्डिंग एमओ बनाएंगे और एक एंटी बॉन्डिंग एमओ बनाएंगे। टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, क्योंकि एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम में 4। आप पहले 1s में भरोगे और फिर इसमें भरोगे, है ना। कितने बॉन्डिंग में गए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने के उतने एंटी बॉन्डिंग में चले गए, जितना फायदा हुआ उतना नुकसान भी हो गया, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग एमओ डिवाइड बाय 2, 0/2 0 आया। बॉन्ड, एक बात याद होगी आपको, ठीक है, कि अपन जानते थे कि एक बात बोली थी बीबीटी में कि बॉन्ड बनना स्टेबलाइजेशन के कारण होता है, बॉन्ड बनने से स्टेबलाइजेशन आता है ना। स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो यहाँ कोई स्टेबलाइजेशन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन चले गए, जितना बॉन्डिंग में गए उतना स्टेबल हुए, तो एंटी बॉन्डिंग में जाके उन्होंने उतना ही काम बिगाड़ दिया, अनस्टेबल बना दिया, तो नो रिजल्टिंग बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी देयर। सो आई होप ये क्लियर हो चुका है सबको, है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दूसरी चीज, ये बॉन्ड ऑर्डर से अपन बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ भी थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ कि कुछ आपको ऐसा करता हूँ कि कुछ आयंस देता हूँ, जैसे कुछ, एक तो H2 मॉलिक्यूल देता हूँ, एक देता हूँ H2+, और उन्हीं में एक देता हूँ मैं H2-। ठीक है सिद्रा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं ये जान लो। अब सब में दो दो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम दो है, इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, इस आयन में 2 हाइड्रोजन एटम है, इस एनायन में 2 हाइड्रोजन एटम है। तो 2 हाइड्रोजन एटम दोनों के 1s हैं, जो 1s से क्या बनेगा, मैंने बताया था 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से बनेंगे, एक तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। समझ आया? ठीक है, अब आप ऐसा करो, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। जैसे H2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, H2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, H2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2, ठीक है। H2+ का क्या होगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो H2+ में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा 1s1, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए नहीं, लिखो ही मत चाहो तो, है ना, वो जरूरी नहीं है लिखो हर बार, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने लिखा H2-, H2- में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी बताओ अनवी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे H2- में? अंशिका बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे H2- में बेटा?
सिद्रा, अलविया, जल्दी बताओ। H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 तो H2 में होते हैं, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए अपन को एक एटॉमिक, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बॉन्डिंग एमओ में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसी तरह से एक एंटी बॉन्डिंग एमओ में 1 इलेक्ट्रॉन गया। समझ आ गया? तो यहाँ पे 3 आ गए। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाला अपन ने, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, तो 2 - 0 एंटी बॉन्डिंग में तो है ही नहीं, बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर है 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 - 0 बाय 2, हाफ। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2 - 1 बाय 2, इसका भी हाफ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके? कोई डाउट यहाँ तक? अंशिका, अलविया, उनीत, सिद्रा, अनवी, कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस रिगार्ड? नो समझ सर। में हाँ, ठीक है। तो एक बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ गए। अब अपन दुविधा में पड़ गए, अरे बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ गए तो इनकी अपन बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करें? ठीक है, हाँ, लेकिन एक की तो बॉन्ड लेंथ अपन बता सकते हैं कि सबसे छोटी होगी। किसकी होगी अनवी? कंपेयर बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, बताओ जरा। हम्म, जिसके बॉन्ड सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका है, H2 का, पूरा कंप्लीट 1 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो H2 का सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ H2 की सबसे कम है। ठीक है, अब इन दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड कमजोर है, इसका मतलब पार्शियल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड इज वीकर, हाफ है बॉन्ड ऑर्डर, दोनों का बॉन्ड कमजोर है। अब दोनों का वैल्यू तो बराबर आ रहा है, लेकिन एक बात है जो अपन वैल्यू नहीं बताएगी अपन को, जो अपन को खुद सोचनी पड़ेगी, वो ये है अलविया कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बेटा दोनों का एक जैसा है, मगर अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें मॉलिक्यूल का, तो अपन को मालूम चलेगा कि H2 माइनस के अंदर जो there is an extra electron sitting in the anti-bonding MO. Can you see it? अंशिका, सिद्रा, देख सकते हो आप कि there is an extra electron though the bond order is half, which is exactly same as the bond order of H2 plus. But if we notice the electronic configuration, there is one extra electron sitting in the its anti-bonding MO, that is sigma star 1s. अब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर बैठा है वहां जाके तो क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग में नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा वो, है ना, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी के होते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों का बराबर बराबर आ रहा है, लेकिन ज्यादा कमजोर बॉन्ड किसको माना जाएगा, ज्यादा कमजोर बॉन्ड उसको माना जाएगा अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो लेकिन जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होने पर भी जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके एंटी बॉन्डिंग में बैठे हो उसको कमजोर माना जाएगा, है ना, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में गया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को खराब करता है, स्टेबलाइजेशन को खराब करता है, बिकॉज उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और देखा आपने नोड आ जाता है, तो वो नोड मतलब दैट इज नॉट हेल्पिंग आउट इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा मान लेता हूँ, H2 माइनस थोड़ा मेरा बड़ा है H2 प्लस से, है ना, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग एमओ में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ठीक है, बॉन्ड तो पूरा नहीं है लेकिन बॉन्डिंग एमओ में इलेक्ट्रॉन है, और H2 में तो सारे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे बॉन्डिंग एमओ में है, और पूरा कंप्लीट 1 बॉन्ड है, तो इट इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉन्गर, इट इज गोइंग टू बी शॉर्टर इन लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ विल बी मिनिमम फॉर H2। समझ आया बच्चों? किसको समझ में आया, किसको ना आया? अंशिका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ी बेसिक सी चीज है, लेकिन क्या होता है, देखो मैं भी 11th में था, मेरे को भी याद है, बड़ा अजीब अजीब सा लगता था ये क्या लिखा हुआ है, ये सब चीजें है ना, देखने में बड़ा लगता है कि बहुत हाई लेवल की चीजें हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। ठीक है, यू विल बी एबल टू डू इट विद 100% एक्यूरेसी। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आ जाता तो ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। हाँ, अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है तो चांसेस आर देयर
ये क्योंकि तो थ्योरेटिकल है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है तो चांसेस आते हैं द मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो कोई चांस नहीं है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव जीरो आता है। जैसे हीलियम का डाई हीलियम क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो मतलब इट विल नॉट एग्जिस्ट, द बॉन्ड विल नॉट फॉर्म। जितना स्टेबलाइजेशन हो गया उतना डिस्टेबलाइजेशन हो गया, और डिस्टेबलाइजेशन अगर हो गया तो व्हाई अ बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म इफ देयर इज अ डिस्टेबलाइजेशन हैपनिंग। ठीक है अलविया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिद्रा, सब बच्चों को समझ आ रहा है? आई होप। ठीक है, तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अंदर फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अब देखो, अभी तक अपन एक बात अगर आपने नोटिस की होगी, अभी तक अपन सिर्फ 1s पे ही रुके हैं, है ना। अपन ने हाइड्रोजन देखा, अपन ने हीलियम देखा, हीलियम में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s का था। अपन ने H2 देखा, H2 प्लस देखा, H2 माइनस देखा, सभी में 1s 1s से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो क्या दुनिया में सारे एटम में 1s ही होता है? नहीं होता, अपन जानते हैं। there are many atoms with much higher atomic number and in which their electrons are being filled in other atomic orbitals। तो उनसे किस तरह के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं ये देखें अपन, है ना। तो सबसे पहले तो अपन ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की हीलियम के बाद डाई लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अच्छा अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख लें अपन। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1। ये समझ आ गया सबको? अंशिका समझ में आया कि नहीं आया? ये तो एटॉमिक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं AO, इंडिविजुअल एटम्स के। ठीक है, व्हेन these two lithium atoms combine together they form molecular orbitals। ठीक है, and what will be their molecular orbitals, what will be the name and how many molecular orbitals will be there and be। तो 1s से तो ऐसा हुआ, Li2 का लिख रहा हूँ मैं molecular orbitals। एक तो सिग्मा 1s बना और सिग्मा स्टार 1s बना, है ना। ठीक है, 1s का सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s का सिग्मा बिल्कुल 1s की तरह ही 2s का वैसा ही होता है, थोड़ा बड़ा होता है ना। सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बना। समझ आ रहा है? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बनने, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है अन्वी, और 6 इलेक्ट्रॉन अंशी का 2 तो अपन यहाँ पे डालेंगे सिग्मा 1s में, 2 यहाँ पे डाल देंगे, है ना, क्योंकि हर molecular orbital can hold maximum of 2 electron and they should be of opposite spin just like each atomic orbital can hold maximum of 2 electrons। ठीक है, और फिर अपन 2 सिद्रा यहाँ पे रख देंगे। समझ आ रहा है? 2 2 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिए। हाँ, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग जो 2s का एंटी बॉन्डिंग है वो खाली है। ठीक है, जो खाली ऑर्बिटल होता है सबसे कम एनर्जी वाला उसको कहते हैं लूमो, LUMO, है ना। एब्रीविएशन है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। और जो भरा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सॉरी, जो होता है जो सबसे ज्यादा एनर्जी का, उसको अपन कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो। ठीक है, जो भरा हुआ लास्ट
और जो खाली सबसे नीचे वाला खाली एनर्जी के हिसाब से सबसे पहले वाला खाली है ना। और इस तरह से अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ दिए। ठीक है, तो ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, Li2 का मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ मोर प्रिसाइसली। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कौन बता रहा है मेरे को, कोई बात करना चाहता है मेरे से, जल्दी से बताना चाहता है? अनवी, अंशिका जल्दी बताओ, अलविया एंड सिद्रा, can anyone tell me what will be the bond order of this dilithium molecule and is it going to exist? जल्दी बताएं। हाँ बच्चों, हाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर में अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एमओ गिन लो। बॉन्डिंग एमओ, ये भी बॉन्डिंग ये भी बॉन्डिंग, 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग एमओ में, -2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में। ये तो खाली है ना, या तो है ही नहीं। 2 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आया, 4 - 2 2/2 1 आया बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से को देखते हुए क्या उम्मीद की जा सकती है, डायलिथियम के एग्जिस्ट होने के चांसेस है अंशिका, या बिल्कुल चांसेस नहीं है? जैसे हीलियम को तो अपन ने बिल्कुल बोल दिया था कि चांसेस ही नहीं है एग्जिस्ट करने के। बताओ जरा, क्या चांसेस है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये वैसे तो लिथियम क्या होता है, सॉलिड होता है, मेटल होता है, तो मेटल में तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो मेटालिक बॉन्डिंग में तो 2 एटम इन्वॉल्व होते नहीं। ये गैसियस फेज में ऐसा होता है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल बन जाता है, तो गैसियस फेज में ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। समझ आया सबके? आई होप ये क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब लिथियम के बाद चलते हैं अपन बेरिलियम पर। क्या डाई बेरिलियम एग्जिस्ट करेगा, जल्दी से बताएं। अच्छा, ये एक और बात है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर में इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन? सारे 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। एग्जिस्ट इन गैस फेज लिख लेना आप लोग, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन बेरिलियम पे, Be2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, है ना। डाई बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अपन फिल करेंगे यहाँ पर, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा फिर 2s। 2s की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्डिंग की, है ना, क्योंकि 2s बड़ा होता है, तो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको सारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यूज में लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अलॉट इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम मॉलिक्यूल, डाई बेरिलियम मॉलिक्यूल। दिख रहा है सबको? यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, है ना। ये बॉन्डिंग एमओ के इलेक्ट्रॉन गिने 4, एंटी बॉन्डिंग के गिने ये वाले, ये भी 2 और 2 4 और डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है बच्चों। 0 का मतलब ये कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना, मतलब इट विल नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसके चांसेस नहीं है एग्जिस्ट करने के। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है तो चांसेस होते हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ रहा है तो कोई चांस नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया सभी के? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अलविया, सिद्रा, कोई डाउट है बेटा? अनवी, कोई डाउट है? बताओ जल्दी से, जो भी डाउट है डू शेयर इट विद मी, मेरे से पूछा करो। नो सर। ठीक है ना, वेरी गुड। अब इसके बाद थोड़ा सा अपन फंस जाएंगे, है ना, इसके बाद अपन थोड़ा सा फंसेंगे, क्यों? अब अपन बेरिलियम के बाद एटॉमिक नंबर 4 पे तो आ गए हैं, अब अपन आ रहे हैं बोरॉन पे। बोरॉन का होता है 5। और जब आप एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल का, उसको भी देखेंगे तो उसमें एक चीज अपने सामने आती है कि बोरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, बेरिलियम का तो क्या होगा, 4 है तो 1s2 2s2। बोरॉन के अंदर
जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में चला जाता है कि नहीं जाता? 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p1। अब ये 1s से तो अपन ने दोनों 1s से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एमओ बना लिए है ना। 2s से भी ठीक है, 1s जैसी थे, एनर्जी ज्यादा थी तो उनसे भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एमओ बना लिए। अब सवाल ये आता है कि 2p से कौन से बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग एमओ बनाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो पीपी ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी अपन को। बॉन्डिंग एमओ और एंटी बॉन्डिंग एमओ जो बनेंगे वो पी और पी से बनेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि पी, एक एटम पर 3 तरह के पी ऑर्बिटल होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक एटम है, एक पी ऑर्बिटल आपका ऐसे होगा, ठीक है। एक पी ऑर्बिटल आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। और एक और पी ऑर्बिटल होगा जो आपका एक ऐसे है ना, एक इस तरह से है, ठीक है। और एक आपकी तरफ ऐसे, ठीक है, जो अपनी तरफ आ रहा है ना। तो आप ऐसे सोचिए इसको, जो अब जो पी ऑर्बिटल है सिद्रा वो ऐसा है, ठीक है। ठीक है, 3 एक्सिस पे होंगे। एक को कह देता हूं मैं एक्स, एक को कह देता हूँ वाई, एक को कह देता हूँ जेड, ठीक है। अब ऐसा ही दूसरे एटम पे भी होगा। समझ आया? दूसरे एटम पे भी इसी तरह के पी ऑर्बिटल होंगे। टू पी वाई होगा, टू पी जेड होगा, है ना, और टू पी एक्स होगा। ठीक है, पैरेलल बनाना है, ऐसा नहीं कि इसका एक्स ऐसे बना दिया तो दूसरे का एक्स इस तरह से बना दिया, ऐसे मत करना। दोनों की एक्सेस एक जैसी रखना है ना, तो वरना फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा है कि अब इंटरन्यूक्लियर एक्सेस कौन सी है, ये कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जो होगी, जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का ये मतलब है कि जो दोनों एटम को जोड़ने वाली एक्सिस है वो वाई है या जेड है या एक्स है। तो अगर वाई एक्सिस है तो ये दोनों वाई वाले आमने सामने से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। तो इनसे तो इन दो पी वाई से एक बॉन्डिंग एमओ बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, टू पी वाई के बीच में, क्लियर। तो सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। लेकिन ये जो टू पी एक्स है और या टू पी जेड है, इनसे क्या होगा? हाँ, सवाल में हो सकता है जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दे दी गई हो, जेड एक्सिस दे दी गई हो तो वो टू पी जेड के को अभी ऐसे लिखे ना, तो वो दोनों टू पी जेड ऐसे करके फिर वो आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो टू पी जेड सिग्मा बॉन्डिंग बनाएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सवाल ये है कि ये इसका क्या होगा, टू पी एक्स का क्या होगा? ये जाहिर सी बात है, ये आमने सामने के इस तरह से ओवरलैपिंग तो नहीं कर पा रहे हैं ना, ये साइड बाय साइड पास आएंगे और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जो जिससे पाई बॉन्ड बनता है ना, वो तो बीबीटी की बात है। यहाँ पे कुछ बात तो बीबीटी की है कि पाई बनेगा, लेकिन क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है पी एक्स, इस एटम का और इस एटम का, दो पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो पाई बॉन्डिंग एमओ बनेगा और एक पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा। समझ आ रहा है? तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इसी तरह से टू पी जेड भी एक तो आपका पाई इस डायग्राम के हिसाब से पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, जबकि टू पी वाई जो है सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, क्योंकि वो आमने सामने से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है,
तो दो एटम में 3 2p ऑर्बिटल है, इस एटम पे भी 3 2p ऑर्बिटल है, दोनों का ओवरलैपिंग कराएंगे। वीबीटी में तो बस इतनी सी बात होती थी, बात खत्म। यहाँ पे अपन दोनों का ओवरलैपिंग कराएंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 3 तो बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे, है ना। बॉन्डिंग में 1 सिग्मा 2 पाए, और एंटी बॉन्डिंग में 2 पाए 1 सिग्मा स्टार 2 पाए स्टार, है ना। इस तरह से होगा। क्या ये समझ में आ गया सबके? अनवी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या थक गए पढ़ते पढ़ते? सिद्रा, अलविया, ठीक है। तो 6 बनेंगे। तो अब इनका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है, इनका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो ये अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन अगले टर्न पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये पाए के एनर्जी ऑर्डर क्या होते हैं। इसमें भी गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, वो थोड़ा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एनर्जी ऑर्डर अपन को मालूम नहीं होगा, we will not be able to write the electronic configuration of the molecules properly, ठीक है। तो एनर्जी ऑर्डर ऑफ these molecular orbital of molecules made up of atoms having higher atomic number, we will discuss it in the next class, ठीक है। जब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा, कोई भी डाउट है डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। एंड करूं क्लास? बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। Thank you, sir. ओके बेटा।